नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। नागरिकता संशोधन बिल की पहली जोर आजमाइश में मोदी सरकार पास हो चुकी है, यानी लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 293 वोट पड़े, वहीं विपक्ष ने 82 वोट डाले। यह मतदान बिल पास कराने के लिए कतई नहीं, बल्कि इसे लोकसभा में टेबल किया जाए, रखा जाए, पेश किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए यह वोटिंग थी, यह मतदान था। वोटिंग में मिली जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को सदन में पेश कर दिया, जिसके बाद अब इस पर मंगलवार यानी कल बहस होगी। सदन में कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया और इसे संविधान के खिलाफ बताया। सदन में ही नहीं, सड़क पर भी इस बिल का काफी विरोध देखा जा रहा है, संसद के भीतर ही नहीं, बाहर भी। इस बिल को लेकर आज संसद में गांधी की मूर्ति के सामने विपक्ष ने धरना दिया। इस बिल का विरोध कर रही सभी पार्टियों का एक सुर में यह कहना है कि यह बिल संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। क्या वाकई यह बिल संविधान के खिलाफ है या फिर यह केवल विरोध करने वाली राजनीति को यह तर्क हवा दे रहा है? आज प्राइम एजेंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और अपने साथ जुड़े दर्शकों की राय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आप लोग मोशन लाने का तरीका नहीं जानते, फिर भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बने हैं। तो मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये सरकार को 5 साल के लिए सुना है, हमें सुनना पड़ेगा। सीएबी बिल पर हंगामा क्यों? लोकसभा में पेश हुआ नागरिकता संशोधन बिल। गृह मंत्री ने सदन में पेश किया बिल। विपक्षी पार्टियों ने किया बिल का विरोध। नागरिकता संशोधन विधेयक पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। नहीं जानते आप लोग मोशन लाने का तरीका नहीं जानते, फिर भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बने हैं। हम बोलना। लोकसभा में मोदी सरकार की ओर से दूसरी बार नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया। माननीय अध्यक्ष, ये मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये सरकार को 5 साल के लिए सुना है, हमें सुनना पड़ेगा। नागरिकता बिल पेश होने के लिए जो वोटिंग हुई, इस दौरान कुल 375 सांसदों ने वोट किया, जिसमें 293 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 82 सांसदों ने विरोध में वोट डाले। जहां एक और मोदी सरकार हर हाल में इस विधेयक को पास कराने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल इसके विरोध में हैं। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इस विधेयक को देश के अल्पसंख्यक समुदाय पर कड़ा प्रहार बताया और इसे केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए उनके एक एक सवाल का जवाब दिया। गृह मंत्री के मुताबिक ये विधेयक किसी भी लिहाज से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है। और नरसंहार रुका नहीं है मान्यवर। 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। मैं जब बिल का जवाब दूंगा, बिल पर ही कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 14 पर ही बोल रहा हूं मैं। नहीं, आपने भी भाषण दिया था। आपने भी भाषण दिया था मान्यवर। उसके बाद में युगांडा से आए हुए सारे लोगों को इस देश में कांग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई, तो फिर क्यों युगांडा करा? कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने सरकार पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। लोकसभा में हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल के विरोध में हंगामा काटा। आप लोग मोशन लाने का तरीका नहीं जानते, फिर भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बने हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए और नागरिकता संशोधन बिल पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है। उनकी मांग है कि नेपाल और श्रीलंका के मुस्लिमों को भी इस बिल में शामिल किया जाए। हालांकि अकाली दल, जेडीयू, अन्ना द्रमुक ने इस बिल पर सरकार का साथ दिया है। ये सदन
ये हिंदुस्तान के लोगों को, हमारा पार्टी में उनकी नुमाइंदे को यहाँ आना, आम लोगों की बात करना, इसके लिए ये सदन बने हुए हैं। सर ये लोग नहीं जानते किस तरह के मोशन लाना चाहिए। ये मोशन लाने का तरीका नहीं जानते आप लोग मोशन लाने का तरीका नहीं जानते, फिर भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बने हैं। हम ही बोलना, आपने किसी को, स्पीकर साहब ने उस दिन थे जब ये सदन में चर्चा हो, सर ये एक अमेंडमेंट है हिंदुस्तान की एक बड़ा विषय पर, तो मैं जो पढ़ रहे थे वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, वो क्या अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने कहा वी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली on 26 November 1949 do hereby adopt and enact and give us the constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोकर रहे हैं। मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं दूंगा सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में इसका जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशव भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है, और आप ये बिल लाकर सरबनन सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने, सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल पर। इस बिल के तहत देश में आए शरणार्थियों को मिलने वाली नागरिकता को लेकर नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि इस बिल में आखिर विवाद की वजह क्या है, साथ ही ये भी कि पहले क्या था और अब क्या होने जा रहा है। इस बिल के आने से सिटीजन एक्ट 1955 में बदलाव होगा। देश में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को देश में अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। नागरिकता पाने के लिए देश में कम से कम 6 साल रहना होगा। पहले यह समय सीमा 11 साल की थी। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया व्यक्ति अवैध नागरिक नहीं होगा। जिस तरह से कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं, साथ ही असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस बिल का विरोध हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बिल को संसद में पास कराना चुनौती हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को ये बिल वायोलेट नहीं करेगा, इसको आहत नहीं करेगा, वो 10 के 10 वहां रहेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लाकर उसमें अमेंडमेंट करके। नंबर 2, क्या वाकई धर्म के नाम पर भेदभाव की कोशिश इस नागरिकता संशोधन बिल के जरिए सत्ताधारी पार्टी और सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या यह बिल सेक्युलरिज्म की मूल अवधारणा के खिलाफ है, या फिर वाकई सरकार भला कर रही है उन लोगों का जो गैर मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, वो गैर मुल्कों के हैं लेकिन हमारे यहां शरण लिए हुए हैं। 3-4 कंट्री मेन, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनको टारगेट किया गया है। और सरकार तर्क ये दे रही है चूंकि यहां मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है और हम इन देशों के अल्पसंख्यकों की, वो जो शरणार्थी बनकर हमारे देश में हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, वहां बहुत अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह। इसमें राजनीति खोजने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार या राजनीतिक दलों के विषयों में कितनी राजनीति होती है। बहरहाल क्या सही है? क्या वाकई ये धर्मनिरपेक्षता को झटका है? क्या वाकई ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, या फिर एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है? आज तो गृह मंत्री ने
71 के तर्क भी दिए कि साहब इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी दिया था, बांग्लादेश बनने के तुरंत बाद दिया था। अभी आप रिपोर्ट में सुन रहे थे अमित शाह जी को, वो युगांडा का जिक्र कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि युगांडा के शरणार्थियों को दिया गया था, तब किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आज अगर मोदी सरकार ये कर रही है तो विपक्ष ये विरोध क्यों कर रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत जल्दी से हम परिचय कराएं। आज नोएडा स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। योगेश सोनी जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता दयाराम भार्गव साहब। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 मेहमान लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी और शबनम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता। हम चर्चा की शुरुआत दिनेश शर्मा जी से करना चाहते हैं। दिनेश शर्मा जी, जो पक्ष विपक्ष में तर्क हैं वो हमने समअप करके अपने दर्शकों के सामने रखे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या वाकई आपको ये लगता है कि ये जो बिल आ रहा है ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, या फिर ये जो सेक्युलरिज्म की भावना के खिलाफ ये बिल है? क्योंकि सरकार एकदम उलट तर्क दे रही है। सरकार ये कह रही है कि आप सियासी चश्मे से मत देखिए, ऐसे अल्पसंख्यक जो इन 3-4 देशों में रहते हैं, जो हिंदुस्तान की सीमा से सटे इलाके हैं, वहां उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन पर अत्याचार है। बार बार अत्याचार शब्द बोल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। हम उनकी स्थिति में बेहतरी चाहते हैं और 11 साल से ये सीमा 6 साल कर दी गई है, इसलिए हम इसको ला रहे हैं। आप लोग जबरदस्ती राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। क्या है सर ये आपकी निगाह में? वाकई अमेंडमेंट बिल देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है या फिर एक और हिंदुत्ववादी राजनीति का एजेंडा भर है? क्या है सर ये? बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज डिबेट में आपने रखा है। देखिए, हम अगर पास्ट में जाएं तो जब भारत और पाकिस्तान का भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, उस समय इंदिरा जी की सत्ता थी। आवाज थोड़ा गूंज रही है तो मैं आपको ठीक करा दीजिएगा। पूरा पैनल आपको सुन रहा है, प्राइम न्यूज के दर्शक सुन रहे हैं। प्लीज आप अपनी बात बोलिए, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए प्लीज। बोलिए। हाँ सर बोलिए प्लीज। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, जो बिल आज पेश हुआ है, अगर उसकी आप गहराई में जाएं तो इंदिरा गांधी की यही मंशा थी, यही उनका इरादा था कि पाकिस्तान का विभाजन कराइए, बांग्लादेश बनवाइए। नहीं तो आज जो स्थिति भारत के अंदर आपकी, जैसे कि आप हिंदूवादी लोगों की बात करते हैं, आज यहां पर हिंदू उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में आज पाकिस्तान में है। हिंदू ही नहीं, बौद्ध भी, सिख भी और दूसरे लोग भी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इंदिरा जी की एक इच्छा पूरी की है जी। आज भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग आज जिस प्रकार से विरोध में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, यह एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से मतों का विभाजन हो रहा है, या जिस प्रकार से लोगों के मन बदल रहे हैं, या जिस प्रकार से मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, एक 370 और तलाक वाला कानून, उसके बाद अब ये जो नागरिक कानून है, कभी ना कभी किसी न किसी को तो ये करना था। समस्या ये थी कि बहुमत अभी तक किसी के पास नहीं था। आज बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और राज्यसभा में भी उसका बहुमत होने जा रहा है। तो अब वो चीजें होने जा रही हैं जिसकी विश्व समुदाय आपसे आशा करता है। विश्व समुदाय आपको एक जिम्मेदार देश मानता है। वो मानता है कि पाकिस्तान या और जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी खतरा बन चुकी हैं। अभी ब्रिटेन के अंदर जो एक हमला हुआ, आप उसका संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। आप सोचिएगा, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर जो फैसला हुआ, जिसके लिए यह कहा जा रहा था कि कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया गया है। यह कानून की सीधे नाफरमानी है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आपके मन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं होने देना चाहते। और आज जो लोकसभा के अंदर हुआ है, बहुत पॉइंटेड सर, आपकी बात को हम पॉइंटेडली अगर समअप करें तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करके केंद्र की मोदी सरकार विश्व समुदाय की अपेक्षाओं को ही पूरा करने की कोशिश कर रही है। दिनेश जी,
जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है, और मेरा ये कहना नहीं है बल्कि पूरे भारतीय समुदाय का ये कहना है। जो विश्व समुदाय के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये उनका भी कहना है, ठीक है। और ये मीडिया का भी कहना है, ठीक है। ये उन स्वतंत्र विश्लेषणकर्ताओं का भी कहना है। मीडिया में तो अगर सर नहीं राय कहना बटी है, हुई तो है, चाहे अलग ओवैसी अलग हो, नजरिए चाहे हैं, कांग्रेस हो, अलग अलग चाहे सोच कोई है। भी हो, उनका भी बिल्कुल कहना सर, है। आपकी बात पर जल्दी से जोड़ते हैं हम। इससे पहले कि हमारे साथ आरबी उपाध्याय साहब जुड़े और हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी तनवीर जफर साहब जुड़े, हम एक बार जल्दी से योगेश सोनी जी और दयाराम भार्गव सर की प्रतिक्रिया लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी के नेता प्रवक्ता शबनम पांडे जी हैं, हम उनके पास भी चलेंगे कि क्या वाकई विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ये सब कर रही है, और भी इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन हैं। फिर हम जरा इसको एनआरसी से भी जोड़कर देखेंगे कि एनआरसी और सीएबी का क्या रिश्ता है। जो सरकार करना चाह रही है उससे में तो फिर एनआरसी में भी अकेले मुसलमान ही टारगेट पर रह जाएंगे, क्योंकि 6 साल आपने समय सीमा कर दी। जितने भी घुसपैठिए हैं वो अंततः फिर शरणार्थी हो जाएंगे और फिर ले दे के मुसलमान ही बचेंगे। क्या हाथ घुमाकर नाक पकड़ने की कोशिश हो रही है? योगेश सोनी जी, एक विश्लेषक और पत्रकार होने के नाते आप इस अमेंडमेंट बिल में कौन सी खूबी और खामी देखते हैं सर? सरकार जो कह रही है वो तर्क ज्यादा गले के नीचे उतरते हैं, ज्यादा व्यापक हैं, या फिर जो विपक्ष का ऐतराज है वो ज्यादा व्यापक है? देखिए सर, इसमें सबसे पहले पीड़ित की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी कि वो पीड़ित किस तरीके से हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक उत्पीड़न ये बीजेपी सरकार के बड़े बड़े नेताओं का, शीर्ष नेताओं का मानना और कहना है। हमने तमाम इस पे इंटरव्यू पहले भी करे और आज भी हमारी कुछ चर्चा हुई उस दौरान में। तो वो कहते हैं कि धार्मिक उत्पीड़न जो है, जो बाद में आसपास जितने देश हैं वो इस्लामिक देश है, वो मुसलमान को छोड़ के बाकी देशों पे, बाकी धर्मों पे वो अटैक करते हैं। उससे वो इस बात का एक रेफरेंस और हवाला देते हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो इससे पहले हिंदू थे उनकी प्रतिशत कितनी घट गई है। तो जो अत्याचार है उनका ऐसा मानना है कि वो सिर्फ हिंदुओं पे होता है। लेकिन सर, इसके विपरीत में एक बात और भी कहूंगा खामी के रूप में, कि जब आदमी पीड़ित होता है तो वो अपना घर तक भी नहीं छोड़ता, तो वो अपना देश भी क्यों छोड़ेगा? तो यहाँ पे इसका दूसरा नजरिया ये बनता है कि यदि हम ऐसी स्थिति समझ रहे हैं कि जो वहां से शरणार्थी या जो वहां से लोग हमारे देश में आ रहे हैं वो कोई खुशी से नहीं आ रहे हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी वो कोई भी हो सकता है। तो सरकार को यहाँ पर एक जेन्युइन तर्क देने के लिए शायद मुझे लगता है कि एक वो चीज वो पेश नहीं कर पा रही, या बता नहीं पा रही, या समझ नहीं पा रही। इससे धार्मिक उन्माद तो फैल ही रहा है। गलत और सही ये बात की बात होती है, लेकिन आप अपनी संचालन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण चीजों को किस तरीके से दिशा और दशा देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इनकी मंशा क्वेश्चन मार्क है जी, निश्चित तौर पे जी। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल निशान ये लगाऊंगा कि इनकी स्थिति जो है, यदि इनको ये बात कहनी है या समझानी है, उन्होंने जितना हवाला तर्क ये दिया, ये माननीय कितना है, ये कितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना आप स्वागत करते हैं, प्रश्न चिन्ह वही खड़ा है राजीव जी। अच्छा, ठीक है। हम तनवीर साहब और आरबी उपाध्याय साहब को जोड़े। इससे पहले भार्गव साहब, आपकी पार्टी इस पर क्या सोचती है? वाकई ये ऐसे अल्पसंख्यक जो कि शरणार्थी के तौर पर आए, अदर देन मुस्लिम, उनकी भलाई के लिए ही है और इसमें कोई सियासत नहीं खोजनी चाहिए, या फिर ये सेकुलरिज्म की भावना के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, वगैरह वगैरह, जिन सारी प्रतिक्रियाओं को अभी आप सुन रहे थे? राजीव जी, थोड़ा हम लोग इसमें पीछे चले जाएं। चलें सर। हमारा देश जो है अतिथि देवो भव। हमारे देश में जो भी नागरिक अगर बाहर से आया हो, किसी भी देश का हो, इस देश में आने के बाद इस देश के नागरिकों ने उसको पल के बिछाया है, हमेशा उसका स्वागत किया है। 1947 से पहले देश की आजादी सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर के लड़ा था। यहां से अंग्रेजों का शासन हटाया था, ठीक है, सभी लोगों ने योगदान दिया था। क्या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, क्या उनकी कुर्बानियां भुला दिया जाएगा क्या इस देश में? इसको बहुत समझने का फेर है। ये सरकार, हम इस बात को नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही नहीं कर रही, लेकिन ये सरकार, अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो आप जितने भी बौद्धिस्ट को ला रहे हैं, जैन को ला रहे हैं, पारसी को ला रहे हैं, उसमें मुस्लिमों को भी तो लाइए। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होगा? मान लीजिए अगर 2014-31 का आप इस बिल को मान लीजिए राज्यसभा में पास हो जाता है, यहां का मुसलमान कहां जाएगा? कौन देश उसको लेगा? क्या बांग्लादेश लेगा क्या? सर भार्गव साहब, देखिए, हम दर्शकों के लिए थोड़ा साफ करते चले, यहां के मुसलमान पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुसलमान जो बॉर्डर पार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इन कंट्रीज से आ रहे हैं या आए हैं, वो शरणार्थी के तौर पर यहां रह रहे हैं, वो 6 साल से ज्यादा से अगर रहेंगे, है ना,
उन पर संकट है या उनकी बात राजू है, भाई, उनके वेलफेयर की बात सरकार कर राजू रही भाई, मैं वहीं है। आ देश रहा हूं के जो आप- मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आज गृह मंत्री सदन के भीतर कह रहे थे कि साहब कोई वर्गीकरण हम नहीं कर रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कहीं हम भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं कर रहे। जो सरकार कह रही मैं वो कह रहा हूं, अब आंसर करिए आप। राजू भाई, हाँ। मैं उसी चीज पे आ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है किसी भी देश का, अगर मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, किसी देश से अगर यहां आया है तो किसी अपने देश के मजबूरियों से आया होगा, वे स्वेच्छा से नहीं आता। अपना देश मूल धर्म कौन छोड़ के आ सकता है? मैं जहां का वासी हूं, अपना वहां का स्थानीय क्यों छोड़ के आऊंगा? ये बहुत समझने का फेर है। अगर वो आया है तो उसका अगर इस देश ने स्वागत किया है तो इस बिल में भी लाना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा जो है मुस्लिम समाज का है। इससे मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है। अभी आप देखिए सिया क्या नाम है, सिया वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है, उन्होंने क्या लिखा? हमारा भी तो जो है विदेशों में क्या नाम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान में और जहां भी सऊदी अरब में देख लो, हमारे लोगों को काफी टारगेट किया जा रहा है, हमें भी इसमें इन्वॉल्व करिए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो उठेगा। अच्छा, तो फिर क्यों कर रही है सरकार, यही नहीं, बताइए। ये सरकार को सोचना चाहिए। विपक्ष अगर करे उसमें कुछ तो करे, वो उसको समझौता तो करे, कुछ तो बात माने उस चीज को। सरकार कहां मानती है? सरकार जब से मनमानी अपनी किए जा रही है, इस सरकार ने कहां कुछ काम किया है? अच्छा, ये मनमानी है। मनमानी, बिल्कुल इसमें सरकार कोई की बेहतरी, मनमानी है। इसमें कोई नहीं, बेहतरी नहीं, बिल्कुल मनमानी है। जवाब दीजिएगा शबनम पांडे जी, हम बस आपके पास आते हैं, दो मेहमानों के और रिएक्शन ले लें क्योंकि आपसे संवाद वार्तालाप थोड़ा लंबा हो सकता है। बहुत सारे तर्क सरकार के हैं और विपक्ष की भी बहुत सारी चिंताएं हैं दोनों तरफ से। हम उपाध्याय सर को जोड़ें, इससे पहले तनवीर जफर साहब का हम एक रिएक्शन लेना चाहते हैं। जफर साहब, आपका तो पूरा जीवन एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट के तौर पर गुजरा। ये सर बताएं कि ये जो क्लासिफिकेशन करने की अब सरकार कोशिश कर रही है और एक खतरा जो हम देख रहे हैं, हालांकि हमने भार्गव साहब के जवाब में अंडरलाइन करके ये बिल्कुल साफ किया कि देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भावना ऐसी ही है दोनों तरफ से। विपक्ष भी बार बार अंडरलाइन करके वही कहने की कोशिश कर रहा है और सरकार भी बार बार वही कह रही है कि ये खतरा न समझें, ये खतरा न समझें। क्या इस सब के बीच खतरा है सर? ये जो प्रपोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, देखिए अगर आपको आप गहराई से देखेंगे, संविधान के भावना के खिलाफ है। संविधान में आर्टिकल 14 में साफ दिया हुआ है कि स्टेट जो है वो धर्म के, जाति के आधार पे किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है। तो इस तरह का बिल लाना, उसमें एक धर्म वालों को वो अलग रखना, उसका एक अच्छा एक वो मैसेज नहीं जाता है। अगर आपको यही करना था तो पाकिस्तान में अहमदी मुस्लिम शिया उन पे भी होता है, उनका भी आपको खोलना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि कोई आदमी बेचारा अपना घर छोड़ के आसानी से देश से नहीं जाता है, उसी तरह रोहिंग्या निकाले गए हैं, उनको आप बर्मा को भी इंक्लूड करिए उसके अंदर। श्रीलंका में भी हुआ है, चाइना में उइगर मुस्लिम्स में होता है, उनको भी इंक्लूड करिए। तो सवाल ये है कि बराबरी का व्यवहार आप करिए तो अब लगेगा कि सबके साथ बराबरी हो रही है। केवल एक धर्म को छोड़ देना मैं समझता हूं कि बहुत उसमें बहुत बड़ी, अब ये क्या मंशा है सरकार, तो वो सरकार जाने, लेकिन मैं समझता हूं ये संविधान की भावना के खिलाफ है। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। अब हुआ क्या कि आज डायरेक्टली ये सवाल गृह मंत्री से सदन में किया गया और आर्टिकल 14 का हवाला देके ही किया गया। उन्होंने उल्टा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा, सीधे आरोप लगाया कि साहब हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव 1947 में तब हुआ था जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इसका क्या जवाब है साहब? नहीं, इसका जवाब तो 47 में जो लोग थे, जो हालात थे वो लोग देंगे ना। अब आप कहें कि साहब सन 25 में ये क्यों हुआ था और 1857 में ये क्यों हुआ था, ये कोई नहीं। जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं, जो करंट परिप्रेक्ष्य है, उसके हिसाब से देखना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से हमें चलना है और अब तक चलते आ रहे थे। सिटीजनशिप एनआरसी आप देखिए केवल असम के लिए बना था। असम में हुआ, 1400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। अब आपको उसमें रिजल्ट जो आप समझते थे आने चाहिए थे नहीं आए, तो आप कहते हैं हम उसको नहीं मानते। पूरे देश में होगा एनआरसी। अब इसके पीछे क्या मंशा है? तो आपको भी लगता है कि मनमानी पर उतारू और एक खास एजेंडा से ड्रिवन है ये ना? ये बिल एक खास एजेंडा से ड्रिवन है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। सहमत नहीं। मैडम सुनिएगा, शबनम पांडे जी, उपाध्याय जी की राय और लेके तुरंत सारे सवाल लेकर आपके पास आ रहे। उपाध्याय सर, आप तो बहुत सारी डिबेट्स में रहते हैं, क्यों कर रही है सरकार ये? जब बार बार मतलब विरोध पहली इस लाइन से ही शुरू हो रहा है कि साहब आप संविधान की भावना के खिलाफ, दूसरा कि साहब ये सेकुलरिज्म की जो भावना है, धर्मनिरपेक्षता, उसके खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, धर्म के नाम पर आप भेदभाव कर रहे हैं।
और सारी आपत्ति मुसलमानों से ही है, हम और विस्तार दे दें, उधर एनआरसी में और इधर सीएबी में, ऐसी क्या बात है? अभी यहां सोनी साहब ने भी कहा, भार्गव साहब भी बोले कि असल में आदमी जब शरणार्थी होता है तो वो किसी दिक्कत परेशानी में ही होता है, आप किसी के यहां शरण नहीं लेते। यहां आप उसे शरण दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें धर्म देख रहे हैं, ये क्यों है? देखिए, सब अपने अपने नज़रिए से एक्चुअल में सोचते हैं। मेरा नज़रिया यह है, देखिए, जो घुसपैठ है इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और कई बार क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए आसाम का ले लीजिए, बंगाल का ले लीजिए, कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अल्प उसमें संख्यक में आ जाते हैं। तो और उनके जो देखिए संसाधन हैं, जो रोजगार हैं, उन पर कहीं कहीं अतिक्रमण होता है। और उसमें ये नहीं है कि जो भारत के मुस्लिम हैं उनको भी जो एक रोजगार और अच्छा अभी स्वास्थ्य शिक्षा वो मिलना चाहिए, उस पर भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण होता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं तो एक रेमेडी ढूंढनी होगी, ये नहीं है कि भी कोई रेमेडी नहीं ढूंढनी होगी। और ये भी यथार्थ है कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था, ये नहीं है कि कोई और आधार था, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म ही आधार था उसका, उसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। ये बात अलग है। देखिए, कट्टरपन पर, ठीक है, पाकिस्तान कट्टरपन पर चला और कट्टरपन के बाद उसके जो हालात हैं, तो हम भी अगर पाकिस्तान बनना चाहते हैं या हमारे राजनेता भी हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो उनकी मंशा हो सकती है। देखिए, बराबरी का भी एक सबको दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो घुसपैठ है उस पर भी कहीं ना कहीं एक रोक लगनी। लेकिन सर, ये तो सवाल घुसपैठ का है ही नहीं, तो शरणार्थियों का सवाल है। देखिए, शरणार्थियों के नाम पर घुसपैठ ही हुई है आज की डेट तक, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो अभी बांग्लादेश से बहुत सारे अभी शरणार्थी आते हैं या अवैध घुसपैठ करते हैं। तब तो सरकार और आसानी करने जा रही है ना सर। तब तो सरकार, भाई पहले 11 साल थी, पहले आपके यहां कोई शरणार्थी 11 साल रहे तब उसे नागरिकता मिलती थी। नए बिल में, ये जो अमेंडमेंट बिल है सीएबी, इसमें सरकार, तो ये तो आसानी हुई, ये तो घुसपैठ को आसान बनाने का काम हुआ ना। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए, मान लीजिए सरकार जो गलत कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो जो ये कर रहे हैं वो कहीं नहीं टिकेगा, ये भी सभी जानते हैं। और हमारा पैनल के लोग हैं, दर्शक भी उसी जो समझते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा ही नहीं टिकेगा। जो आपने आधार देखिए, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है देश, देश किसी पॉलिटिकल विचारधारा से, किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं चलता। ओह सर, तो फिर क्यों इतना सब किया जा रहा है? देखिए, दुनिया के जो तर्क आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में रखे गए, वो तो इसीलिए रखे गए साहब कि हम इसको करेंगे और इसी में उन अल्पसंख्यकों का फायदा है जो हमारे देश के बाहर के हैं, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध। फिर ये सारी कवायद क्यों देश के भीतर? देखिए, देश के भीतर जो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक राजनीतिक एजेंडा होता है, राजनीतिक स्वार्थ निहित होते हैं, अपना एक वोट बैंक होता है, वोट बैंक के नज़रिए से वो कई नज़रिए से देखता है, लेकिन संविधान सबको एक नज़र से देखता है। और मैंने जैसा कहा कि भी सर्वोच्च न्यायालय में जब ये जाएगा, यही बिल एक्चुअल में भी सरकारें अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट लाती हैं, लेकिन वो फिर उसे न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय उन्हें परखता है कि किसी घुसपैठ की, आपकी निगाह में किसी घुसपैठ की या किसी शरणार्थी के कल्याण की कोई चिंता नहीं है, सत्ताधारी पार्टी को अपने एजेंडे की चिंता है। यही ऑब्जर्वेशन है सर, यही प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन वो रहा कि भी जैसा अभी असम में इतना सब कुछ हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, और फिर उसके बाद में सिटीजन रजिस्टर, और वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही बना। और उस इलेक्शन में देखो ये कहा गया कि हमने किया है, पूरे देश में लागू करेंगे, हवाला दिया, लेकिन उसका निकला क्या? तथ्य क्या हवाला दिया? हम सिर्फ शबनम जी के पास जाने से पहले, आज हम जो बहस कर रहे हैं ये भी देखिए है क्या, बहस होनी चाहिए। 2-3 तर्क रखते हैं हम पिछले बार भी जब बैठे थे तब भी हमने ये बात कही थी, और इस अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि असम में इस बात का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इससे पहले एनआरसी का भी विरोध था, और ये जो सीएबी है, तमाम पूर्वोत्तर राज्य, एक आध दो को छोड़कर सारे पूर्वोत्तर राज्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं। न केवल विरोध कर रहे हैं, बल्कि एनडीए और बीजेपी के अपने नेता शामिल हैं जिन्होंने बड़े मुखर होकर इसका विरोध किया था। मणिपुर में जबरदस्त विरोध है, एनडीए में शामिल कई दल नाता तोड़ गए, कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। बहरहाल वो अलग विषय है, जब आगे होगा तब हम करें। अब शबनम जी, मैडम आपके पास आना चाहते हैं। अगर कोई हित है ही नहीं और सिर्फ एजेंडे की चिंता है, और जैसा कि तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये टिकेगा नहीं क्योंकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो फिर इतनी सारी कवायद मैडम क्यों हो रही है? देश के भीतर भी तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की, तुरंत तवज्जो देने की जरूरत है मैडम। राजीव जी, मुझे समय दीजिएगा, बहुत पूरा समय मैडम बोलिए, एकदम बोलिए, जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहली चीज है कि देखिए, आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
वो कड़े फैसले करने के लिए जाने जाते हैं और देश में वो रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जाने जाते हैं। और जो भी बिल लाया जा रहा है वो केवल और केवल राष्ट्रहित को देखते हुए लाया जा रहा है। अब मैं सबसे पहली चीज, जो विपक्ष लगातार नॉन मुस्लिम के लिए को जो हम सीएबी में रख रहे हैं, उस पर जो कटाक्ष कर रहा है, उसके पीछे एकमात्र मुद्दा है कि ये जानने की बात है कि क्यों वो जो हमारी कंट्री में माइनॉरिटी में जो मेजोरिटी में है उन्हीं का पक्ष रखते हैं हमेशा। और दूसरी बात कहिए कि हिंदू देश बनने जा रहा है तो हम तो ईसाइयों को भी ला रहे हैं, हम तो जैन को भी ला रहे हैं, हम पारसी को भी ला रहे हैं, जूस को भी ला रहे हैं, बुद्धिस्ट को भी ला रहे हैं। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हम केवल हिंदू देश बनाने के इसमें आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो देश के मुसलमानों को विपक्ष वोट बैंक समझता है, इसलिए माइनॉरिटी में और लोगों की वो चर्चा ही नहीं करता, केवल माइनॉरिटी के जो मेजॉरिटी तबका है उसकी चर्चा करता है और उसके लिए सत्र में हंगामा करता है। और हमारे एक साथी ने कहा अतीतो देवो भव का हमारा जो है एजेंडा रहता है। तो आप ये सोचिए, इसीलिए तो ईस्टर्न इंडिया कंपनी ने इतने लंबे समय तक हमारे देश को बंधक बना के रखा था। फिर हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, आर्टिकल 14 के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हम आर्टिकल 14 के खिलाफ जा रहे हैं तो हमारे देश के जो माइनॉरिटी हैं उनको हम कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, तो ये भी तो समानता का भाव नहीं रहा। हम क्यों प्रिविलेज देंगे माइनॉरिटी को, उस वक्त क्वेश्चन क्यों नहीं करा। फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कह रहे हैं तो आर्टिकल 11 को देखिए। आर्टिकल 11 कहता है नो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन डेरोगेट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग एक्वायरिंग और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 में सिटीजनशिप को लेने या हटाने की एक पार दे रहा है पार्लियामेंट को। अच्छा मैडम, हम थोड़ा और आसान सवाल आपके सामने रख देते हैं। समानता में भी शबनम मैम, एक आसान सवाल रख देते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा मुफीद रहेगा और आप ज्यादा अच्छा आंसर कर पाएंगी। हमें ही बताइए मैडम, आपने अब तक जो भी तर्क रखा, जो भी जवाब दिया, मुसलमानों से ही परहेज क्यों है, ये बताइए। किस सोच के साथ केवल मुसलमानों को ही आपने इस सीएबी से बाहर किया है, क्यों? देखिए, सीएबी में जिन 3 देशों का नाम लिया गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश इस्लामिक देश हैं। वहां पे मुसलमान कैसे खतरे में होंगे ये आप बताइए। वहां पे पीड़ित वर्ग जो है अल्पसंख्यक वर्ग है। आपने देखा सिख महिला, हिंदू महिलाओं को वो लगातार धन परिवर्तन का दबाव देते हैं, उनसे टैक्स वसूला जाता है जो अल्पसंख्यक है। तो अगर इस बात पे आवाज उठाते हैं तो एक बार विपक्ष और जो आवाज उठा रहे हैं उनसे ये भी पूछना चाहते हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई लगातार कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं। जब खतरे में हैं तो आप शरणार्थियों को इंडिया का सिटीजनशिप देने के लिए ये वो हंगामा क्या कर रहे हैं? या तो आपकी वो बात गलत है या तो आपकी ये गलत है। दोनों चित और पट दोनों मेरा होगा, ये सही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मैडम देखिए, वो तो सब समझ रहे हैं राजनीतिक दल किसकी राजनीति करते हैं। एक नहीं, हमें बता। अच्छा, एक काउंटर फिर हम आपने जो कहा उस पर तुरंत पैनल के पास जाएंगे और पैनल की राय लेंगे। शबनम मैडम, हमें बताइए कि जब आप पीड़ित कह रहे हैं, आपने जो तर्क रखा कि जो 3 इस्लामिक देश हैं, मैडम आपने कहा ना 3 इस्लामिक देश हैं और वहां जो मुसलमान है वो माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है और बाकी लोग माइनॉरिटी हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये इस बिल की मूल भावना है। लेकिन ये तो शरणार्थी इनको कहकर, यानी कोई भी पीड़ित शरणार्थी के तौर पर आपके यहां आता है और कोई मुसलमान शरणार्थी नहीं होगा, या किसी भी मुस्लिम कंट्री में मुसलमान पर कोई जुल्म हो ही नहीं रहा है। सरकार ऐसा कैसे सोचती है? कोई भी शरणार्थी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
देखिए निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन इस्लामिक कंट्री में वो शरण लेने जाएगा अगर हमारे इधर मुसलमानों को जैसा ठीक, कि ये बात विपक्ष कहते हैं। अच्छा, ये बात कि सही है कि मुसलमान वो खतरे हो में सकता है, है, लेकिन वो मुसलमान हमारे यहाँ डरा ना हुआ आए, वो इस्लामिक तो कंट्री में फिर- जाए। मसलन तो अगर कोई फिर ये पाकिस्तान में है, वो कैसे वो देते पाकिस्तान हैं? में है तो केवल अफगानिस्तान जाए या बांग्लादेश जाए, अगर कोई बांग्लादेश तो वतन जाए। हमारे यहाँ आ सकता है, केवल वही आ सकता है जो सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो। और सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हम सुबह से शाम तक ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम एक दो कंट्री को छोड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां रहते हैं। कहते हैं ना हम लोग ये फख्र से और बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। ये जो पीड़ित का धर्म देखने का चश्मा जो आपने लगाया है, ये इन प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहार में कितना उतरता है। हम एक बार जफर साहब से आंसर लेकर ये जो मैडम कह रही हैं, अभी दिनेश जी को, सोनी साहब को, भार्गव साहब को, उपाध्याय जी को जोड़ते हैं। जफर साहब, आपने तो चूंकि देश की सेवा की, ये चश्मा होता है क्या कभी कि साहब पीड़ित भी ये वाला है या वो वाला है, इस धर्म का है या उस जाति? मैं जिस भारत में पला बड़ा हूँ, तो हमारे ना तो मेरे घर में ये चश्मा होता था, ना मैंने ये चश्मा कभी देखा। मेरे फादर, अब बात चल रही थी 47 की, 42 बैच के पीसीएस थे और वो 47 में एसडीएम थे। उन्हें जाना होता पाकिस्तान, वो चले गए होते। उन्हें जिन्ना का पाकिस्तान कबूल नहीं था। उनको यहाँ का देश का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के नेताओं के वायदे कबूल किए, इसलिए यहाँ नहीं गए वो लोग। इसलिए नंबर एक। नंबर टू, जहाँ तक देखिए धर्म की बात है, ये तो देश एक ऐसा है जो अलग अलग बाग की तरह अलग अलग रंग के फूल होने चाहिए। अब हर तरह के अगर फूल होंगे तो बाग उतना ही खूबसूरत होता है। हमने तो कभी देखा नहीं। मेरी तो देखिए, मैं आपको पर्सनल बताऊं, मेरी बहू हिंदू है और मेरी ये ज़हनियत होती तो मैं तो शादी नहीं करता अपने बेटे की उससे। मैं उस भारत में रहता हूँ जहाँ मेरी बहू करवा चौथ का रोज़ा भी रखती है और रमज़ान का रोज़ा भी रखती है, करवा चौथ का व्रत भी रखती है। दिवाली पे वो पूजा करती है, कमरे में मैं खड़ा होता हूँ, मेरे सामने आरती करती है। तो ये एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने से आपका धर्म खत्म नहीं हो जाता, उससे और प्यार बढ़ता है। तो अगर आप इस तरह की भावना के करेंगे, आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, तो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं बर्मा में, म्यांमार में, आप उसको शामिल करिए, चाइना को शामिल करिए, श्रीलंका को शामिल करिए। वाई यू लीव ओनली वन कम्युनिटी? तो इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट जो मेरा व्यूज है वो यानी हर सुविधा का तर्क जो है वो गढ़ने की कोशिश हो रही है। जफर साहब जो बता रहे हैं, जल्दी से भार्गव साहब आंसर करिए शबनम जी की बात का, फिर हम जोड़े बाकी लोगों को कुछ और सवाल लें। राजीव जी, हमारे बीजेपी की प्रवक्ता बड़े सफाई से अपनी बात को रखे हैं, ज्यादा बातें नहीं करना है। इन्होंने कहा कि जो शरणार्थी है या घुसपैठिए हैं, मैडम हमको ये बताएं, घुसपैठिया और शरणार्थी में अंतर है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क होता है शरणार्थी और घुसपैठिए में। शरणार्थी वो होता है जो आप जहां से अपना देश या अपना जो भी परिवार छोड़ता है, मजबूरी में छोड़ता है। अब घुसपैठिया चोर होता है, निकम्मा होता है, नालायक होता है, अपने माँ बाप को नहीं मानता, उसे घुसपैठिया बोलते हैं। घुसपैठिया का कोई दीन धर्म नहीं होता, लेकिन शरणार्थी का दीन धर्म होता है। इसलिए भारत की तरफ जो भी शरणार्थी, चाहे सिख हो, मुस्लिम, ईसाई हो, क्यों अपने नजरें गड़ाए बैठा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी देख रहा कि किसकी सरकार है, वो ये देखता भारतवर्ष एक सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे प्यार है। जैसे हमारे पूर्व आईवीएस बोले हैं कि हमारे यहाँ हिंदू जो है हमारी बेटी बहू है, ये यही तो प्यार है, यही खूबी है। किसी बाग में अगर आप गुलाब का फूल लगा दो, अच्छा लगेगा क्या? तरह तरह के फूल, अगर उसमें चमेली का है, गेंदा का है, तरह तरह का फूल, उस बगिया को देखो क्या गुलजार होता है, उसका क्या नशा है। आप क्या कहना चाह रही है? इस बिल ला करके इस देश के मुसलमानों को क्या करना चाह रहे हैं? 6.5 साल ये सरकार हो रही है, 6.5 साल में केवल हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये माइनॉरिटी को, मतलब क्या करना चाह रहे हो आप? अरे भाई, इस देश में जो इस देश की 125 करोड़ जनता आपको लाई है, वो केवल विकास के नाम पे। इनके इस बिल से भी हिंदू मुसलमान की बिल्कुल राइट, मैं तो केवल एक एजेंडा है। इनकी नजरिया शबनम मैडम को दिखाइए, शबनम मैडम को दिखाइए, तुम आंसर लेना चाहते हैं। मुझे ऑब्जेक्शन बिल्कुल, आपको ऑब्जेक्शन होगा, हम आपसे जवाब लेंगे मैडम, आपको ऑब्जेक्शन होगा, बिल्कुल सही, आप आंसर करिए इनकी बात का। वो ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष होने, 6 साल होने को है, लेकिन हिंदू मुसलमान के एजेंडे से आप लोग हट नहीं पा रहे, बार बार उसी चीज पर आकर आप लोग फोकस कर रहे हैं। बताइए।
राजीव जी 6 साल होने जा रहे हैं। जो अधिकार हमने मुसलमान बहनों को दिया है 70 साल में कोई नहीं दे सका। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, लेकिन वो महिलाएं घुटती मरती रही, उनके अधिकार की बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि वो जानते थे कि हम महिलाओं को दबा सकते हैं, उनको हम वोट बैंक, उनका वोट हम पुरुषों के जरिए ले सकते हैं। और जिस तरीके से सायरा बानो केस में हुआ, ये सारी चीजें कोई देश भूला नहीं है। और बार बार हमारे विपक्ष के साथी देश के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देश के मुसलमान देश के ही रहेंगे, देश की नागरिकता ही रहेगी, इस पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और सीएबी बिल जो है वो देश के मुसलमानों के लिए नहीं है, जो पड़ोसी देश से आने वाले लोग हैं उनके लिए है। अच्छा ठीक, अब बहुत जल्दी से बाकी लोगों को जोड़ते हैं मुसलमान करके मैडम, बाकी लोगों को जोड़ते हैं, जिससे कि और भी तर्क निकलकर सामने आए और दर्शकों की जानकारी में इजाफा हो, दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष। बहुत जल्दी से दिनेश शर्मा जी को लाना चाहिए, बहुत जल्दी मैडम, बहुत जल्दी आपकी बात आगे। दिनेश शर्मा जी, क्या वाकई हिंदू मुसलमान एक मकसद नजर आता है, या फिर अल्पसंख्यकों की भलाई, भले ही वो शरणार्थी हैं, उनकी भलाई करके केंद्र की मोदी सरकार दुनिया को एक मैसेज देना चाहती है, राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करना चाहती है? जी राजीव जी, हम 1947 की तुलना आज से नहीं कर सकते। और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए हैं तनवीर साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे एक प्रश्न करूं। दाना बिल्कुल पूछिए सर, जरूर करिए, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। जी जी, आपका ताल्लुक जो है प्रशासनिक सेवा से आपके वालिद साहब का भी रहा है जी, और पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन आपने देखा है। जब आप ये कहते हैं कि ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है, तो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, क्या वो संविधान की भावना के अनुरूप था? और विश्व समुदाय ने उसे स्वीकार क्यों किया? एक आपसे मैं सवाल जरा करना चाहूंगा। दूसरा, मेरा यह कहना है कि जो भी चीजें आज हम लोग अपनी नजरों से देख रहे हैं, क्या हम ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि जो सामने हमारे घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे आतंकवाद है, जैसे घुसपैठ है, और जिस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समुदाय का, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, उनका जिस प्रकार से उनके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, क्या उस दृष्टि से क्या हम आज जो ये बिल आ रहा है क्या उसको नकार देंगे? लेकिन तनवीर साहब जरा मुझे बताइएगा कि क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे जो बांग्लादेश बना था? तुरंत जवाब मैं जवाब दे रहा हूं, तुरंत आंसर लीजिए आपको। आप बात कर रहे हैं 1947 की। 1947 में संविधान नहीं बना था। 1947 में देश एक था पूरा, और वो विभाजन जो हुआ, हमने कहा ना कि हम उसके बारे में अब क्या बताएं कि वो क्यों हुआ, कि हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन संविधान नहीं था 47 में, और संविधान के हिसाब से भारत एक सेकुलर राष्ट्र बना, इसीलिए इतने मुस्लिम जो रुके इसलिए रुके। पर वो कांग्रेस पार्टी तो थी जो आजादी दिलाने का ठेका लेती है। मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। एक सवाल पूछा दिनेश शर्मा जी ने, उसका आंसर तनवीर जी दे। जफर साहब पूरा करिए, फिर हम जरा बाकी मेहमानों के पास। मैंने आपको बता दिया, आप कह रहे हैं कि वो क्या संविधान के भावना के अनुरूप था। मैंने आपको अर्ज किया कि 47 में संविधान था ही नहीं। संविधान को जब देश आजाद हुआ है तब एक संविधान कमेटी बनाई गई है। आपको पता है कि 50 को हमने अंगीकृत किया, 49 में। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर आज होते या उनकी बांग्लादेश तो उसके बाद बनाना क्या, पार्टी के लोग, जिस तरह संविधान के साथ में ये संविधान ये थोड़ी बना था, भारतीय संविधान की धर्म जात के नाम पे संविधान था। संविधान हमारे देश के लिए, सेकुलरिज्म के लिए बना था, जात धर्म के नाम पे नहीं बना था। उन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए संविधान बनाया था क्या? ये कैसी बात करते हैं दिनेश शर्मा जी? अच्छा, शर्मा सर आंसर करेगा, लेकिन दो मेहमानों को और जोड़ ले। योगेश सोनी साहब, ये सुहेल देव पार्टी की जो प्रिविलेजेस, आपने जो बात की सुहेल देव साहब, आपने जो बात की है ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी राजनीतिक मजबूरियां बोल रही हैं। आप चूंकि सत्ता से बाहर किए जा चुके हैं, आपको हटाया जा चुका है। दिनेश शर्मा जी, अगर आपको जानकारी हो इस देश में ऐसा एक केंद्रीय मंत्री बता दो जो सत्ता को लात मार के बाहर गई हो अपने मुद्दों के लिए। क्या बात करते हैं दिनेश शर्मा जी? पहले आप ओम प्रकाश राजभर को समझिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संविधान को पढ़िए, उसके बाद आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
की बात करेंगे। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आप बात करें भारतीय जनता पार्टी को, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रकाश यादव को आप कैसे कह सकते हैं? हमने भारतीय जनता पार्टी के संविधान को नकारा है, हमने नकारा है सत्ता को। आप कैसे सकते आप मेहमानों को, दो मेहमान और हैं, फिर हम दिनेश शर्मा जी आंसर लेंगे। अच्छा आप थोड़ा दिनेश शर्मा जी, बात यही घूम के रह जाएगी, थोड़ा आगे संविधान की भावना के अनुरूप कैसे नहीं है। अच्छा ठीक है दिनेश सर, ठीक है, हम एक बार उपाध्याय सर, सोनी सर को जोड़े। उपाध्याय सर, क्या हिंदू मुसलमान ही कोई एकमात्र मंतव्य है, या फिर अब जैसे सारे लोग खूबसूरती की बात कर रहे हैं कि बगिया में हर तरह के फूल हो, हम जानना ही चाहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी को या सरकार को ये सारे तर्क समझ में नहीं आते? क्या वाकई एजेंडा ड्रिवन एग्जीक्यूशन ही समझ में आता है? इसीलिए बार बार, अब जैसे इस वक्त देश के भीतर महंगाई का विषय है, प्याज की कीमतों का विषय है, गिरती अर्थव्यवस्था का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, ये तो है ही, ये सारे दिल्ली एनसीआर में, उपाध्याय सर आप तो बहुत बेहतर जानते हैं, 3 से 3.5 लाख मकान बने पड़े हैं, बिक नहीं रहे लोगों के घर। तो ये इन विषयों पर सरकार का गंभीर फोकस क्यों नहीं है बजाय इनके, या फिर इन्हीं विषयों में सारी भलाई है जो सरकार उठाती है? सर देखिए, अभी मैं सुन रहा था भाई शबनम पांडे जी को, वो कह रही थी कि हम कड़े फैसले लेने के लिए मोदी जी को जाना जाता है। काश ये कड़े फैसले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक मंदी के क्षेत्र में लिए जाते और वहाँ कुछ एक अचीवमेंट नज़र आता, दिखता कि भी हाँ देखिए आज बेरोजगारी चरम पर है, आप अस्पतालों का हालत देख लीजिए, शिक्षा संस्थानों का हालत देख लीजिए भी क्या है। और अभी जो पूर्व हमारे जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि भी जितने में हम मूर्तियाँ और ये बना रहे हैं उतने में हम एक यूनिवर्सिटी खोलते, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी बच्चों को एजुकेट करते। लेकिन यहाँ तो जो यूनिवर्सिटी हैं उनके छात्र भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन और सड़क पे हैं। वहाँ जो हालात हो रहे हैं, देखिए उन हालातों पर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे एक्चुअल में, ये नहीं है कि भी एक समस्या नहीं है, देखिए वो भी एक समस्या है, लेकिन होता क्या है कि इमरजेंसी क्या है सरकार के सामने, मतलब मेन प्रायोरिटी क्या है? मेन प्रायोरिटी न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, सिर्फ और देखिए इलेक्शन आता है तो इस नाम पे वोट भी मिलता है। उसका एक रीजन है। देखिए जनता में, मैं बहुत सुन रहा था अभी जफर साहब को, जफर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बहुत अच्छा एक आइडिया था और देश उससे आगे भी बढ़ा। यानी भाई जो गंगा जमनी तहजीब थी वो कहीं ना कहीं देश को आगे लेके भी गई, लेकिन जब राजनीति होने लगी इस पर और भी एक कट्टरपन एक्चुअल में आने लगा, उसका नुकसान भी इस देश ने झेला है। आप देखें कश्मीर से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तभी, और आज तक देखिए विस्थापन से लेके आज तक मुझे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बैठे हैं मुझे बता दें, क्या यहाँ की सरकारें न्याय दे पाई? अपने देश की सरकारें अपने देश के नागरिक को न्याय न दे पाए, उन्हें स्थापित न कर पाए, उन्हें विस्थापित जीवन जीना पड़े, इससे शर्म की बात इस देश ये उनका फेलियर है, ये फेलियर, ये बिल्कुल राजनीतिक दलों का फेलियर है। क्या हिंदू मुसलमान एक ही, क्या कहें इसे, एक ही एजेंडा सरकार ने पकड़ रखा है, ये वो है, या फिर अभी सिर्फ आलोचना हो रही है? सरकार जितना दूर तक देख रही है, सोच रही है, सरकार जितना बड़ा कल्याण करना चाहती है, वो आलोचक अभी समझ नहीं पा रहे। क्या है सर? कुछ तो भाई सरकार के भीतर भी तो जिम्मेदार, पढ़े लिखे, सक्षम लोग, अधिकारी, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। देखिए आलोचक समझे ना समझे, लेकिन एक आम जनता के मन में हिंदू मुस्लिम के आपस में प्रति कुंठा तो पैदा हो रही है इस चीज को लेके। अगर हमने पहले भी बात करी और बहुत मोटी और बहुत स्पष्ट बात है कि जो भी पीड़ित होता है वो यकीनन अपनी मर्जी से नहीं आता, लोग अपना घर तक नहीं छोड़ते, पिछली गली तक में नहीं जाते कि मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा। देश से आने वाले की कुंठा समझो। अभी मैं राजनाथ सिंह साहब का इंटरव्यू देख रहा था एक वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न जिनको है उनको स्वीकार किया जाएगा। ये जांच आप कैसे करेंगे कि धार्मिक उत्पीड़न जो यहाँ से आएगा, हर आदमी तो कहा ना कि आप चाइना में जो माइनॉरिटी उनको लेकर आइए, बर्मा में जो है उनको लेकर आप श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, तमाम ऐसे हमारे देश हैं। लेकिन जब तक आप इस चीज की गंभीरता नहीं समझेगी सरकार, भाई आपके पास क्या प्रमाणिकता है कि उसको धार्मिक उत्पीड़न दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, ये तो वो मुंह से कहेंगे, कोई इस बात का सबूत तो नहीं है ना, ये सर्टिफिकेट या उन पर FIR तो दर्ज नहीं है। जब वहां का कोई मुसलमान भी आ रहा है और वो धार्मिक उत्पीड़न उस पर भी हो रहा है, भाई अगर धर्म के आतंकवाद की बात, तो क्या इस्लामिक कंट्रियों में आतंकवादी हमला नहीं करते हैं? क्या वो पीड़ित नहीं है? पाकिस्तान की, हमें वो स्कूल की घटना आज भी याद आती है, आज से 2-3 वर्ष पूर्व की नन्हे बच्चों की जान ले ली थी। तो वो जो कौम है, जो आतंकवादी जो कौम है, वो तो कभी किसी की सगी नहीं हुई। एक स्कूल के बच्चों को जो स्कूल से पढ़ने जाते थे, तो मेरे ख्याल में 80-90 या 100 के आसपास बच्चे मरे थे, तो उनको कहां समझ में आती थी? तो हमारा जो चश्मा है, भाई हम कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक देश, हम पूरे विश्व में अपनी इस बात की हुंकार बढ़ते हैं, उस हुंकार की जो सबसे कमजोर नींव है वो ऐसे ही परिदृश्य हैं, वो ऐसे ही विडंबनाएं हैं,
वो ऐसी उदाहरण है जो तो कहीं ये- ना कहीं कुंठित करती है। तो ये सीएबी हमें मजबूत नहीं कर रहा है, कमजोर कर रहा है। देखिए सीएबी मजबूत, बहुत अच्छा शब्द इन्होंने कह दिया, मजबूत नहीं मजबूर कर रहा है। एक हिंदू और मुस्लिम के प्रति आपस में कुंठा है, अगर किसी मुसलमान से तो वो 100% निश्चित ये मुझे समरसता लगता लाने वाला ही अलगाव लाने मुझे वाला। लगता है कि समाधान मैडम तो शबनम पहुंचे- प्लीज आंसर करिए इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म हो, समय खत्म हो जाए। ये समरसता लाने वाला नहीं है, ये आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ाने वाला राजीव। नहीं है, यहाँ विश्लेषक ये कह रहे हैं, रा- बल्कि ये कटुता बढ़ाने वाला है, अलगाव बढ़ाने वाला है। अगर कोई चीज देश में अलगाव बढ़ाए, ऐसी चीज को क्यों लाना चाह रहे हैं मैडम? ऐसा बिल्कुल राजीव जी, अगर हम अपने देश के माइनॉरिटी को कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, हम देश की महिलाओं को कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, तो क्या महिला पुरुष में कुंठा हो जाती है? क्या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में कुंठा हो जाती है? इसी तरीके से हमारे पड़ोसी इस्लामिक देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की आबादी कम हुई है, जिस तरीके से आबादी नगण्य हो रही है, वो पीड़ित है और हम उसको नजरअंदाज करते हैं। और अगर हम उस पर बात करते हैं तो हमारे देश के अल्पसंख्यक में कुंठा आ जाएगी। ये कौन सा तर्क है? ओहो, मैडम, अगर हम प्रिविलेजेस अच्छा, दें ठीक तो है, कुंठा भार्गव नहीं साहब, आती आंसर करिए बहुसंख्यक में, कि लेकिन अगर उन प्रिविलेज आप अल्पसंख्यकों इसलिए को देते कम की बात हैं, कर प्रिविलेज रहे आप हैं, इसलिए देते हैं कि उन्हें लाभ मिल सके, वो ही कह रहे हैं कि इस बात से केवल कुंठा है। ये कैसी फुलवारी है? ये कैसी फुलवारी मेरा है? कहने का कि- मतलब है 6.5 साल आप देखिए, हिंदुस्तान इस तरीके पाकिस्तान का बांग्लादेश तर्क मत अफगानिस्तान रखिए। करेंगे। अरे भाई शिक्षा की बात कब करेंगे? रोजगार की बात कब करेंगे? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है? कोई इसमें मुद्दा आपको नहीं है, आपको शोभा देता है। हिंदू मुसलमान इकट्ठा कर लो, हिंदू मुसलमान इकट्ठा कर लो, क्या है ये? अरे भैया इससे निकलो और शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, रोजगार को ध्यान दो। जितनी संस्थाएं हैं, बेच खा रहे हैं। 1947 से पहले देश आजादी से पहले जिस तरह इस देश में एकाकरण होता था, एक राजा होता था, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बेच रही है, केवल अपने उन लोगों को दे रही है जो चुनाव में इनको जिताया है। अच्छा, जवाब दीजिए, आपकी बात जारी, कोई सुन नहीं पा रहा। रहा। शबनम मैडम, दिनेश जी जवाब दीजिए। आज तक देश में बहुसंख्यकों ने कुंठा नहीं दिखाया, महिलाओं को प्रिविलेज मिला तो पुरुषों ने कुंठा नहीं दिखाया। आज अगर हम संख्यकों की बात कर रहे हैं तो आपको कुंठा हो रहा है। हम लोग जीडीपी की परिभाषा नहीं जानते और जीडी के ऊपर ज्ञान बांटते हैं। और ये एक कोई अकेले सुहेल देव कर रहे हैं, ये जो है बड़े बड़े दिग्गज लोग अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। आज तक इस देश के अंदर ये नहीं पता चल पाया कि जीडीपी ये विषय तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम खत्म। अच्छा, उपाध्याय सर आंसर करेंगे। क्या हो सकता है? उपाध्याय सर आंसर। अच्छा, ठीक, एक उपाध्याय सर। हिंदू मुस्लिम राइट से देश में बनाना चाहिए। आज एक शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर आपके पास है ही नहीं कोई भी। सरकारी उपाध्याय, अच्छा भार्गव सर हो गया। उपाध्याय अरे भार्गव जी, मुझे बता दें, हिंदू मुस्लिम राइट जब बंटवारे के समय 1947 जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब संविधान नहीं था तब हुए, तब किसने कराए थे? तब मैंने कराए, आपने कराए, वो नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं चरित्र है और हर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ भी एक राजनीति थी, वो राजनीतिक, आज भी राजनीति है। जब आप लोग राजनीति करना बंद कर देंगे, राजनीति चश्मे से देखना बंद कर देंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। आप देखिए, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, सुन लें भार्गव जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के ना हिंदुओं को नागरिकता न मिले? आप क्या कहना चाहते हैं? मान लो पाकिस्तान मार के भगा दे, बांग्लादेश से मार के भगा दिया जाए, कश्मीर से मार के भगा दिया जाए, उसकी कोई बात नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने रोजगार की बात की, मैंने शिक्षा की बात की, मैंने सभी तरह की बात की, अरे मैंने आतंकवादी की बात की। आप अपने चश्मे को बदलिए, अपने चश्मे का नंबर बदलिए। आजा, ठीक है, अब समय, आजा, ठीक है, अब समय नहीं है, अगर सत्ता पक्ष वोट की राजनीति कर रहा समय है, नहीं है। अब विपक्ष भी वोट की राजनीति कर रहा है। आप दोनों पब्लिक को उल्लू बना रहे हो, आप अपने वोट के चश्मे से राजनीति कर रहे हो। जनता खूब अच्छी तरह समझती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं जा रही। ठीक है सर। अच्छा, भार्गव साहब हो गया सर, हो गया उपाध्याय जी, हो गया। अभी एक टिप्पणी यहां एक पैनलिस्ट ने की कि सरकार समरसता और बेहतरी के लिए है। आज ये बिल टेबल हो गया है, कल इस पर बहस प्रस्तावित है। अब बहस में पक्ष और विपक्ष किस तरफ से क्या तर्क आएंगे, इन पर हमारी निगाह रहेगी। वैसे लोकसभा में सरकार को आसानी है, ये पास हो जाएगा,
राज्यसभा में क्या गुणागणित रहता है और उसके बाद क्या इंप्लीकेशन इस देश में तैयार होते हैं, इस पर भी हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तब वहां कैसी दलीलें आएंगी, ये सब अभी भविष्य में है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।